दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे में। दोस्तों, आतंकवादियों से पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना का गठजोड़ किसी से छुपा नहीं है, लेकिन पहलगांव हमले के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना अपने आप को पाकिस्तान के द्वारा जो ये आतंकी पाले हुए हैं इसके हमले से अपने आप को दूर कर रही थी। यहां तक कि जो द रेजिडेंस फ्रंट है, TRF, उस संगठन ने कहा था कि इस हमले के पीछे हम हैं। बाद में उसने भी मना कर दिया और यह कह दिया कि हमारी तो वेबसाइट हैक कर ली गई थी, हम इस हमले के पीछे नहीं हैं। क्योंकि उनको लग रहा था कि अब भारत के पहलगांव में हमला हुआ और उसमें निर्दोष लोगों को मारा गया, तो उनको लग रहा था कि अब हमारे खिलाफ पूरी दुनिया हो जाएगी, अमेरिका विरोध में बोल रहा है, और ऐसे में उन्होंने डिनायल मोड में जाना तय कर दिया। हम तो साहब इसमें निर्दोष हैं। भारत के अंदर जो उनके टूल किट बैठे हुए हैं, जो उनके गुर्गे बैठे हुए हैं, वो सारी टूल किट एक्टिव हुई और इस हमले के पीछे वो सीधे सीधे भारत की सरकार और मोदी को घेरने में लग गए। काबा वाली महिला को आपने सुना होगा, उसके बाद कांग्रेस को आपने सुना होगा, राकेश टिकैत को आपने सुना होगा, जो सब के सब ये कहने में लग गए कि मोदी ने ये तो चुनाव के फायदे के लिए कराया है। मतलब नाम नहीं ले रहे थे लेकिन कह रहे थे इससे फायदा किसका है। काबा वाली महिला ने तो इसको सीधा चुनाव से जोड़ दिया कि बिहार का चुनाव आ रहा है और इसलिए हमला तो होना ही था, मोदी जी की यात्रा कैंसिल क्यों हुई, इस तरह का नैरेटिव बनाया जा रहा था। लेकिन अब इस नैरेटिव को खुद पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना ने तोड़ा है। खुल करके आतंकी वहां मीटिंग कर रहे हैं, रैली कर रहे हैं, और उस रैली में सरकार के पाकिस्तान के मंत्री शामिल हैं, एक दूसरे को धन्यवाद दे रहे हैं और एक दूसरे को वो पोल खोल कार्यक्रम चल रहा है, जहां एक तरफ शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो विदेशों में जाकर ये बताने की कोशिश में लगे हैं कि हमारा तो आतंकवादियों से कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ 28 मई को पंजाब प्रांत के कसूर में एक रैली होती है और उस रैली में आतंकवादी शामिल होते हैं, और उसमें वो आतंकवादी भी शामिल था जो 22 अप्रैल के पहलगांव अटैक के लिए मास्टरमाइंड और जिम्मेदार है। पाकिस्तान में यौम तकबीर नाम की एक रैली हुई, उसमें पाकिस्तान की सरकार के मंत्री उस मंच पर बैठे थे और मंत्रियों का धन्यवाद आतंकी खुलेआम कर रहे थे। लश्कर तैयबा का सैफुल्लाह कसूरी, जो सैफुल्लाह कसूरी पहलगांव आतंकी का मुख्य आरोपी है, वो वहां मौजूद था। तो अब क्लियर हो गया, ये जो कांग्रेस के लोग बार बार पूछ रहे थे कि वो आतंकी कहां हैं, जिन्होंने पहलगांव किया वो कहां हैं। मैं पहले से इस बात को कह रहा हूं, अगर आप मेरी लगातार वीडियो देख रहे हैं तो मुझे लग रहा था कि इनको शायद कोई इनपुट है, इनके कोई टच में है तो इनको बता रहा है। क्योंकि पहले दिन से ये बार बार ये कह रहे थे कि जिन्होंने पहलगांव किया वो आतंकी कहां है। इसका मतलब कहीं ना कहीं लोगों को पता था कि वो आतंकी पाकिस्तान में वापस भाग गए, नहीं तो ये इस तरह का जोरदार तरीके से जो कर रहे थे वो शायद नहीं करते। सैफुल्लाह कसूरी, तलहा शहीद, अमीर हमजा, ये वहां पर यौम तकबीर रैली में शामिल थे। परमाणु परीक्षण की सालगिरह मनाई जा रही थी कि परमाणु परीक्षण हमने किया था, उसका सालगिरह है, और इस रैली में खुलकर सामने सरकार के मंत्री और आतंकी साथ में बैठे थे। सैफुल्लाह कसूरी जो है, ये आपको बताएं कि जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इससे बिल्कुल एक बात साफ हो गई कि पहले ये मना कर रहे थे कि हम पहलगांव हमले के बाद नहीं है, हम उसमें शामिल नहीं है। अब ये अचानक से क्या हो गया और ये खुलकर के मंच से कह रहे हैं कि हमने तो 1971 का बदला लिया है। 1971 में भारत ने हमारे देश के टुकड़े कर दिए, बांग्लादेश बना दिया, हमने उसका बदला लिया है, हम तो अभी और करेंगे। आतंकवादी मंच से बोल रहे हैं कि ये तो अभी बंदूक है, हम तो सोशल मीडिया के माध्यम से भी और अब ये हमला करने वाले हैं। दिखाई दे रहा है भारत के अंदर जो गुर्गे बैठे हैं और जिस तरह से उनके यहां ISI के बहुत सारे जासूस पकड़े गए हैं, जिस तरह से एक ज्योति मल्होत्रा का नाम हम जानते हैं, बाकी 14 और उसमें लोग हैं जो पाकिस्तान की यात्रा करके आए हैं, कई सारे यूट्यूबर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, इन सबको पाकिस्तान की ISI पैसा दे रही है और इनसे भारत विरोधी अभियान भारत में रहते हुए लोगों से करवा रही है। तो ये चीजें खुलकर आ रही है। तो आतंकवादियों की अब इतनी हिम्मत बढ़ गई अचानक से, ऐसा क्या हो गया? भारत ने तो ऑपरेशन सिंदूर करा, भारत में इसकी तारीफ हो रही है, दुनिया में मोदी की तारीफ हो रही है, दुनिया में इसको कहा जा रहा है कि भारत की सेना ने किस तरह का काम किया कि टारगेट सीधा 9 आतंकी जो ठिकाने थे उनको ध्वस्त कर दिया और आम पब्लिक को खरोंच नहीं आई। इसकी तारीफ हो रही है। तो पूरे दुनिया में पाकिस्तान की थू थू हो रही है। लेकिन ऐसे में ये आतंकवादी एक बार फिर से सामने आकर
ये जो फिर से धमकी की बात कर रहे हैं, ये फिर से कह रहे हैं कि अभी भारत पे हम और हमला करेंगे, ये हिम्मत इनमें आई कहां से है? सवाल ये उठ रहा है कि जो अभी तक सहमे और चुपचाप बैठे थे, जो पाकिस्तान की सेना बिलों में घुस गई थी, जो पाकिस्तान की सरकार थर थर कांपती थी और अमेरिका के राष्ट्रपति को बीच में लेके आए कि हमारा समझौता करा दो, आखिरकार ये अचानक से ऐसा क्या हो गया, ये सवाल उठ रहा है। तो मैं आपको बताऊंगा असल में इस मुद्दे में अचानक से पाकिस्तान की सरकार, वहां की सेना और वहां के आतंकवादियों के बीच ऐसा क्या हो गया कि वो फिर से भारत पे हमले की बात कर रहे हैं। असल में सीधी बात यह है कि इस समय चीन को यह लग गया कि तुम्हारा जो अरबों रुपया यहां पाकिस्तान में इन्वेस्ट है, यह अब डूब चुका है, यह मिलेगा नहीं, पाकिस्तान के बश का नहीं है, वो भारत से मुकाबला नहीं कर सकता। ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, इस ऑपरेशन सिंदूर ने अटैक एक है, हमला कई जगह किया है। तो चीन को बड़ा झटका लगा और चीन को समझ में आ गया कि जिस तरह से बलूचिस्तान में उसकी जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है वो अब खटाई में है, पाकिस्तान के सैनिकों को वहां मारा जा रहा है, सड़कों को बलूच जाम कर देते हैं और वहां इन पाकिस्तान की सेना और पुलिस वालों को अपनी जान बचानी पड़ रही है। तो इनके बस का नहीं है। चीन ने डायरेक्ट बलूच से बातचीत करना शुरू कर दिया है और वहां बलूच को भी ये चाहिए कि हमें इंटरनेशनल मान्यता मिल जाए। तो उनकी नजदीकियां भारत से पहले से है, लेकिन चीन अब वहां नजदीकी बढ़ा रहा है क्योंकि उसको अपना जो पैसा लगाया हुआ है सी पैक कॉरिडोर में, वो अब समझ रहा है कि पाकिस्तान के हाथ में तो सुरक्षित है नहीं। पाकिस्तान में अब जिस तरह से सिंध प्रांत में बवाल हो रहा है, पानी के लिए लड़ाई हो रही है, वहां अब उसको समझ में आया और इसीलिए चीन एक तरफ जहां डायरेक्ट बात कर रहा है बलूच से, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है अब इसको लगता है कि इस्लाम के नाम पर, धर्म के नाम पर मैं कुछ मदद पा सकता हूं क्योंकि पैसे की जरूरत है। तो चीन ने हाथ खींचने शुरू किए, तो इसने हाथ बढ़ाया तुर्की की तरफ। और आपको बता दूं कि तुर्की और चीन का $30 बिलियन का व्यापार है। यह व्यापार ड्रोन और टेक्नोलॉजी में है, हथियारों की टेक्नोलॉजी में है। तो डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट पाकिस्तान की मदद हथियारों के बेस पर तुर्की कर रहा है। तुर्की के युद्धपोत, 3 एयरक्राफ्ट और वहां पर आपने देखा कि T-129 ATA के हेलीकॉप्टर, स्मार्ट बम, यूएवी, ये सब तुर्की ने प्रोवाइड कराए। जब ऑपरेशन सिंदूर हमारा चल रहा था, इन्होंने पाकिस्तान को दिए। तो तुर्की पाकिस्तान की मदद कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान की मदद में वो एक ही बात चाहता है कि वो जो तुर्की का राष्ट्रपति इस समय है, तुर्की का राष्ट्रपति तैयब अर्दोगान, ये चाहता है कि मैं ये जो इस्लामिक देश हैं इसका मैं खलीफा बन जाऊं। अब वो खलीफा जैसी चीज आजकल है नहीं, लेकिन वो मुखिया बनना चाहता है क्योंकि तुर्की जो 20वीं सदी है उसके पहले, एक तरह से 1924 के पहले तक ये खलीफा हुआ करता था। वो खिलाफत इनकी चली गई, खलीफा चले गए। तो अब ये कीटाणु जो है ये जागे हैं प्रेसिडेंट तैयब एर्दोगान में, और इसको लगता है कि मैं इस्लामिक देशों को अगर एकजुट करूं, उनकी मदद करूं, तो शायद ये मुझे अपना खलीफा मान लें। और इसीलिए वो एक तरफ गाजा की मदद कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान की मदद कर रहा है, और वो भी केवल एक धर्म के नाम पर। और इसीलिए तुर्की ने पीछे से पाकिस्तान पर हाथ रखा है। तो तुर्की अब खुलकर मदद पाकिस्तान की कर रहा है। ये हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत देखा है। आईओसी के 57 देश हैं इस्लामिक देश। यहां ग्लोबल फायर पावर में तुर्की 90वें स्थान पर सबसे शक्तिशाली देश उभर कर सामने आया है, जो अभी तक खासतौर पर ड्रोन और ये युद्ध का सामान बनाता है। इसी में ये पाकिस्तान के पीछे से हाथ रखना, तो पाकिस्तान को क्या करना है? पाकिस्तान को वो करना है जो अब तुर्की चाहेगा, तुर्की का खलीफा चाहेगा। और तुर्की का खलीफा चाहता है कि हम धर्म के नाम पर इस युद्ध को लड़ेंगे, तो दुनिया के इस्लामिक देश और भी साथ आ जाएंगे। तो कुछ देश साथ आए हैं, ईरान भी पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है। दूसरी तरफ यहां आज स्थिति जो हम देख रहे हैं, चीन ने काफी मोटा कर्जा पाकिस्तान को दे रखा है, लेकिन चीन भी ये चाहता है कि भारत में डिस्टर्बेंस पैदा हो। तो चीन को ये जो झटका लगा है ऑपरेशन सिंदूर से, उसको लगता है कि तुझे पाकिस्तान से तो कुछ लेना देना है नहीं, पाकिस्तान पूरा बर्बाद होता हो, क्योंकि उसको ये लग गया कि उसका जो सी पैक है वो तो अब पाकिस्तान के रास्ते चलेगा नहीं,
वो बाईपास करना पड़ेगा। तो वो ध्यान दे रहा है बलूच में, बलूचिस्तान में, और बलूच से वो सीधा समझौता करने के मूड में है, लेकिन पाकिस्तान को उलझाना चाहता है भारत से। तो चीन भी जो पाकिस्तान की मदद करेगा या कर रहा है वो केवल इसलिए कि आप आतंकवादियों को भारत में भेजो, ये हमला करेगा। तो भारत कह चुका है कि अगला हमला होगा तो हम पाकिस्तान को सबक सिखाएंगे। यानी पाकिस्तान को बर्बाद करने के लिए चीन पीछे से उकसा रहा है। इस बर्बादी में भारत का भी नुकसान होगा, क्योंकि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है तो नुकसान दोनों तरफ का होता है। और जब भारत हथियारों का इस्तेमाल करेगा, चाहे हमें मिसाइल छोड़नी पड़ेंगी, फाइटर जेट हमारे लड़ाई में जाएंगे, सैनिक वीरगति को प्राप्त होंगे, यही चीन चाहता है, यही अमेरिका भी चाहता है, यही पाकिस्तान और तुर्की चाहता है। और इसीलिए आतंकवादी जो उनके पाले हुए पिट्टू हैं वो अब इस तरह की भाषा बोल रहे हैं, खुलकर रैली कर रहे हैं और जानबूझकर उसे मीडिया में प्रसारित किया जा रहा है ताकि एक संदेश दिया जा सके भारत को, देखो भाई, जो 22 अप्रैल का गुनाहगार था वो तुम्हारा जिंदा है, करो हमला। तो एक हमला और माने ऑपरेशन सिंदूर 2। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का मतलब फिर बड़ा एक युद्ध, क्योंकि इस बार भारत ने जहां जाकर युद्ध को रोका है वो था परमाणु बम की पाकिस्तान की तैयारी। तो क्या इसके आगे कुछ होगा? तो इसके आगे कुछ भी हो सकता है। युद्ध के बारे में कहना मुश्किल है कि शुरू होता है 15 दिन का सोच के। आप 2 युद्ध देख लीजिए, रूस और यूक्रेन का युद्ध देखिए, गाजा और इजराइल का युद्ध देखिए। कोई नहीं सोच सकता कि छोटे छोटे देश हैं, 15 दिन में मामला निपट जाएगा। लेकिन दुनिया में ये जो बिक्री करने की, दुकान चलाने की हथियारों की जो होड़ है, इसमें आप देखिए कि गाजा आतंकी देश घोषित है। वहां पर आप देखिए कि जिस तरह से आतंकी संगठन को खत्म करने के लिए इजराइल ने कदम उठाया था, ठीक उसी तरह भारत ने उठाया था। लेकिन आज इजराइल युद्ध लड़ते 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 उसकी इकोनॉमी तबाह हो चुकी है, देश भी लगभग तबाह हो चुका है। लेकिन युद्ध में नुकसान क्या हो रहा है? दोनों तरफ से। आज इजराइल शक्तिशाली था तो वो टक्कर ले रहा है। गाजा के साथ कौन खड़ा है? बहुत सारे देश दुनिया के पीछे से सपोर्ट करते हैं। ऐसे ही रूस और यूक्रेन में, यूक्रेन एक छोटा सा देश है और रूस महाशक्ति है, 15 दिन में सब कुछ खत्म कर सकता था, लेकिन नहीं हुआ, क्योंकि दुनिया के कई देश जो रूस को बर्बाद करने के मंशा रखते हैं वो यूक्रेन के साथ खड़े हो गए। आज आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारत आतंकी अड्डे केवल ध्वस्त करना चाहता था, उसके साथ कैसे लोग खड़े हो गए और भारत के साथ कैसे जो महाशक्तियां थी उन्होंने अपना गिरगिट का रूप दिखा दिया। तो ये एक बहुत बड़ी रणनीति है। भारत और पाकिस्तान का युद्ध कराना चाहती है, लेकिन भारत को भी अब समझना होगा कि पाकिस्तान की तरह अब तुर्की भी उसका दुश्मन है। लेकिन भारत में न्यायपालिका जैसी है कि तुर्की की जो कंपनी है उस पर भारत ने, सरकार ने सेलेबी एविएशन पर रोक लगाई। वो हाई कोर्ट चले गए तो हाई कोर्ट ने कह दिया साहब आपका जो समझौता है अचानक कैंसिल नहीं हो सकता। ये इस तरह से न्यायपालिका को भी समझना होगा और हमारे देश की सुरक्षा से खिलवाड़ हो रहा है। जो सेलेबी एविएशन है वो 58,000 फ्लाइट मैनेज करती है, जिसमें कि आपको बता दें कि देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। ये जो कर्मचारी हैं एयर साइड जोन में काम करते हैं सेलेबी एविएशन के, जो देश के लिए हाई सिक्योरिटी वाला मामला है। तो इसमें सरकार को अब कड़े कदम उठाने पड़ेंगे। हालांकि इंडिगो एयरलाइंस को 3 महीने का टाइम दिया है भारत सरकार ने कि तुम्हारा लीज एग्रीमेंट तुरंत खत्म करो। मुझे नहीं लगता ये सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट हो या देश की हाई कोर्ट, उन लोगों को मुझे लगता है कानून ऊपर दिखाई दे रहा है, देश के बारे में चिंता नहीं है, या तो ऐसे कानून नहीं है। तो क्या होगा ये बाद की बात है, लेकिन भारत को अब समझना होगा कि ये जो आतंकी फिर से मुंह उठा रहे हैं, अब इनके साथ साथ एक मोर्चा और खुला है और वो है तुर्की। तो जब तुर्की का इंतजाम करोगे, चीन का इंतजाम करोगे, तब पाकिस्तान पे प्रहार करोगे। इसीलिए भारत की सेना और सरकार अभी समय ले रही है। ये उन लोगों के लिए मैंने बताया जो लोग लगातार सवाल कर रहे थे कि भारत सरकार ने पीओके क्यों नहीं लिया, सेना को क्यों नहीं आगे बढ़ने दिया, क्यों सीज फायर कर दिया। अब समझ में आएगा कि कौन कौन पीछे खड़ा है, उनकी मंशा क्या है। आपकी इस पर क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को शेयर करिए। वंदे मातरम।